सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज़ जल्दी से बताइएगा। जो लीडर्स अभी सेशन में आ चुके हैं, प्लीज़ जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच प्रवीण रावत सर, थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम, थैंक यू वेरी मच विमलेश कुमार सर, थैंक यू वेरी मच प्रवीण रावत सर, एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच मनोहर यादव सर। यानी कि आवाज़ एकदम क्लियर है ना? क्या बात है, क्या बात है। सो एक बार फिर से हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश जोशी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेड ट्रेनिंग में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और अपने आसपास देख लीजिए कि आपके टीम के जिन व्यक्तियों का पेमेंट जमा हुआ था वो सेशन में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। उनसे बोलिए कमेंट करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो सेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट जरूर करिए ताकि आपके सीनियर्स को भी पता चल जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जितने लीडर्स अभी सेशन में आ चुके हैं जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। क्या बात है, मोर देन 100 हो गए ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितने रजिस्ट्रेशन आए थे सभी लोग पहुंचे नहीं है क्या अभी तक? अभी तक तो सबको एंट्री हो जाना चाहिए था। क्या बात है सर, एक बार फिर से लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सो गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी शानदार जानदार ज़बरदस्त रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि आज कुछ डिफरेंट होने वाला है, लेकिन क्या डिफरेंट होने वाला है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, है ना? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ भी बात करूं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे हम प्रोसीड करें उससे पहले मेरी आप सभी लीडर्स से 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट है जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी है। तो ये रिक्वेस्ट, लेकिन इन्हें फॉलो करना कंपलसरी है। क्योंकि ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगले 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर मैं आपके सामने बैठे रहने वाला हूँ, है ना? तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है इसको एक पर्टिकुलर चेयर पे बैठकर अटेंड करेंगे। क्या करेंगे? चेयर पे बैठकर अटेंड करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेटकर, बिस्तर पर लेटकर, सोफे पे एकदम पैर पसार कर, पैर पे पैर डालकर, या टहलते हुए, या और 2-3 साथ में कुछ काम करते हुए अटेंड नहीं करेगा। समझ में आया? दिस इज रिक्वेस्ट नंबर 1, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है और आपका पूरा फोकस यहाँ होना ज़रूरी है। इसलिए मेक श्योर कि आप इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर चेयर पे बैठकर अटेंड करें। जैसे आप किसी वेन्यू में जाते हैं, कहीं वेन्यू सेटअप हुआ है, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर चेयर्स लगी रहती हैं, आप प्रॉपर चेयर पे बैठते हैं, सामने से ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आप चेयर पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सभी लोगों ने चेयर पे बैठ कर ही ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये कंपलसरी है ताकि आपका फोकस पूरी तरीके से यहाँ बना रहे। नंबर 1। इसके बाद है नंबर 2। दोस्तों मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग अटेंड करते वक्त किसी ना किसी हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, जो कुछ भी है आपके पास, ऐसा कुछ इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपको सिर्फ यहाँ जो बताया जा रहा है वो सुनाई दे और इधर उधर की नॉइसेज और वॉइसेज आपको ना सुनाई दें। कोशिश कीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में आप ही बैठे हों और कोई ना हो आसपास। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बन सकती है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ऐसा करिए। अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा बाकी लोगों से साइड थोड़ा सा कर लीजिए ताकि आपका फोकस यहाँ पर बने। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं चल रहा है ना? तो रिक्वेस्ट नंबर 2 समझ में आ गया? ईयरफोन का इस्तेमाल करिए।
ईयरफोन का इस्तेमाल, ताकि बाहर से आने वाली नॉइसेज और वॉइसेस की वजह से आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। समझ में आ गया? दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़, तीसरी रिक्वेस्ट, डायरी और पेन लेकर बैठे। कितने लीडर्स डायरी और पेन लेकर बैठे हैं? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए जो लोग डायरी और पेन लेकर बैठे हैं, ठीक है। और जो लोग गलती से मिस्टेक हो गया, जिनके साथ है ना, जिनका गलती से मिस्टेक हो गया और वो भूल गए, वो फटाफट से 2 मिनट के अंदर कोई कॉपी और पेन अरेंज कर लीजिए, फटाफट से डायरी और पेन अरेंज कर लीजिए। क्या बात है, ज़्यादातर लोग समझदार हैं, क्योंकि पता ही है कि ट्रेनिंग सेशन है ना। और ट्रेनिंग सेशन का पहला नियम तो यही है कि भाई डायरी और पेन लेकर ही बैठना है। जिन्होंने नहीं लिया है ले लो, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है, याद दिलाना बार 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 बार। चलिए, क्या है ये रेड ट्रेनिंग? क्या है, क्या स्पेशल, क्या अलग? कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा है? रेड ट्रेनिंग क्या मतलब? आज तक तो ऐसा कोई नाम सुना नहीं किसी ट्रेनिंग का। रेड ट्रेनिंग क्या है ये रेड ट्रेनिंग? ये जो रेड है ना दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रेड नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये R.E.D लिखा हुआ है, और डी के आगे भी डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये इनिशियल्स हैं। इसका कुछ मीनिंग है, और इसका क्या मीनिंग है वो आपको ट्रेनिंग में आगे चल के पता चलेगा कि इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब डिजाइन किया जा रहा था, जब ये आइडिया आ रहा था दिमाग में, आइडिया क्या आ रहा था, ये एक नेसेसिटी फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, वो गलतियां ना करें, उनसे गलतियां ना हो। क्योंकि होता क्या है, शुरुआती लेवल पे हमसे गलतियां ज़्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जितने भी नए लोग इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, हर व्यक्ति शुरू में इस बिज़नेस के लिए एक अनाड़ी होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो। वो शुरू में इस बिज़नेस के अंदर अनाड़ी होता है, और जब हम इस बिज़नेस के अंदर अनाड़ी होते हैं, तब अगर हमें सही से हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पाया, या सही से हमारा जो अपलाइन है, जो हमारा स्पॉन्सर है, वो हमको नहीं बता पाया, तो हमसे क्या होता है, गलतियां हो जाती है शुरू में, और वो गलतियों का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई लोग तो इस बिज़नेस को क्विट भी कर देते हैं, बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। जिस उम्मीद से उन्होंने बिज़नेस ज्वाइन किया था, वो बिज़नेस, उनका जो उम्मीद जो होती है, वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अभी राजा हसमुख सर पूछ रहे हैं, सर RED का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे वही बताने के लिए तो ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म के अंदर भी कहानी जब चलती है, तो कहानी में ना एक मेन ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट अगर पहले खुल गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वो ट्विस्ट समय पर खुलना ज़रूरी होता है। तो ये ट्विस्ट है इसके अंदर में, RED का मतलब वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सर ने लिखा हुआ है, सर हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। सर इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट है, AC नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं फ़ैन बंद कर सकता हूँ, यही हो सकता है, लेकिन मैं फ़ैन बंद करूँगा तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो थोड़ी देर एडजस्ट करिए, जब तक लाइट नहीं आती। जैसे ही पावर सप्लाई आती है, वैसे ही 1 मिनट के अंदर सीन बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक काम करते हैं, फ़ैन का थ्रो जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा आप, शायद उससे कुछ हेल्प हो। ओके, अभी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा जो विंड नॉइस आ रही थी, विंड नॉइस कहते हैं इसको, ये विंड नॉइस जो आ रही थी, मेरे ख्याल से अब शायद थोड़ा सा कम हो गई होगी। चलिए, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये एक हार्ड हिटिंग और एकदम टू द पॉइंट जाने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना हमारी प्लानिंग थी। इसके अंदर हमारी सोच ये थी कि हम फालतू इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करके, अगर कोई एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो वो टू द पॉइंट हो। अगर हम कोई
यहाँ पर अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं, कुछ भी टिप्स दे रहे हैं, कुछ भी फॉर्मूला बता रहे हैं, तो वो टू द पॉइंट होना ज़रूरी है। ये हमारी सोच थी। तो इस हिसाब से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिर्फ आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी, वो पूरा का पूरा जो मकसद है, वो मकसद है कि एक व्यक्ति जब इस बिज़नेस में आता है तो वो एक बिगिनर होता है, लेकिन जब उसको इस बिज़नेस से सक्सेस होना है किसी व्यक्ति को, तो सक्सेस होने के लिए उस व्यक्ति को बनना पड़ता है एक धुआंधार लीडर। बिना एक धुआंधार लीडर बने, एक ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी आए बिना कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर बड़ी सक्सेस नहीं ले सकता। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। लेकिन वो होगा कैसे, वो होगा कैसे, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या हमको बेसिक चीज़ें क्या फॉलो करने की ज़रूरत है शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, शुरुआत से हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिससे कि गलतियां कम हो और हम तेज़ी से सही डायरेक्शन में एक धुआंधार लीडर बनने की तरफ तेज़ी से जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एक प्रोसेस, एक जर्नी की तरह है। ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ बिगिनर। एक बिगिनर से ट्रेनिंग स्टार्ट होके आपको लेकर जाएगी एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉलोवर बनने तक। ये ट्रेनिंग आपको लेकर जाएगी एक बिगिनर से एक फॉलोवर बनने की जर्नी है ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आज भी वही मत बने रहना जो आप कल थे। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस एंड अदर 50% यू विल गेट टू नो टुडे। अभी आपको पता चलेगा कि बाकी का 50% क्या है ना। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस। राइट बिगिनिंग is 50% guarantee of success, but the problem of life is ज़्यादातर लोगों की, 90% से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बिगिनिंग ही गलत हो जाती है। ये है बात, और उस चीज़ को ठीक करना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पज़ है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम पिछले 7-8 दिन से लगातार सभी लोगों से बोल रहे थे कि आपकी टीम के बिगिनर्स इस ट्रेनिंग के अंदर होने ज़रूरी हैं। बिगिनर्स, जिन्हें खास करके वो जिन्हें अभी 2-3-4 महीने से कम समय हुआ है इस बिज़नेस के अंदर एंट्री हुए, वो लोग इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कितने लोगों ने ये बात मानी और कितने क्या आए, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और आते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले स्लाइड के ऊपर आते हैं, शुरुआत करते हैं। आपने डायरी पेन ले लिया होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, चेयर पे बैठकर अटेंड करना, घूमते फिरते हुए, और कोई भी साथ में अन्य काम करते हुए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड मत करना, ठीक है। नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाला हिसाब किताब हो जाएगा। समझ में आया। और साथ में कोई ईयरफोन अच्छा सा लगा लीजिएगा, कोई ब्लूटूथ लगा लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा, जिससे कि आसपास की नॉइस, आपके आसपास की नॉइस आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। पूरा फोकस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है उस पर आपका होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ डायरी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिगिनर टू अ फॉलोवर। वेलकम टू रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सभी एसोसिएट्स का, आप सभी लीडर्स का आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात बता रहा हूं कि राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस। जब इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, किसी व्यक्ति की बिगिनिंग सही हो जाती है, जैसा कि आप देखते होंगे MLM का सत्संग जब होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी टीम बैठ गई, सर हमारी टीम डेड हो गई, सर लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हमारी टीम के साथ में। तो क्या हो रहा होता है, एक्चुअल में बिगिनिंग गलत हो जा रही होती है। और जब बिगिनिंग गलत हो जाती है तो आगे फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो एज अ नेटवर्कर, अगर एज अ बिगिनर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बिजनेस की, अपने करियर की शुरुआत सही से करें। हम अपने बिजनेस की, अपने करियर की शुरुआत सही से करें, ये हमारा फ़र्ज़, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम एज अ अपलाइन आज इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो एज एन अपलाइन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी टीम में आने वाले हर एक बिगिनर की, हर एक फ्रेशर की शुरुआत सही करवाएं। कैसे करवाएंगे वो अभी इस ट्रेनिंग सेशन में अब आपको बताएंगे, ठीक है। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस। और अब ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, शॉट लेने के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब जो यहां पर बताया गया उसे डायरी में लिख लीजिए कि राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस एंड अदर 50% इज हाउ गुड फॉलोवर यू आर।
आप कितने अच्छे फॉलोवर अपने आप को बना पाते हैं, इस बात पे तय करेगी आपकी बाकी 50% की सक्सेस। अच्छी शुरुआत, आपके सक्सेस की 50% गारंटी हो जाती है अच्छी शुरुआत से, और बाकी का 50% इस बात से तय होता है कि आप अपने आप को कितना अच्छा फॉलोवर बना पाते हैं इस बिजनेस के अंदर, अपने सिस्टम का, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का कितना अच्छा फॉलो आप करते हैं, कितने अच्छे फॉलोवर आप बनते हैं, इस बात पे डिपेंड करती है बाकी की 50% सक्सेस। और फॉलोवर बनना माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ लीजिए कि फॉलोअर, एक अच्छा फॉलोवर बनना कोई इजी टास्क नहीं है। जैसे भगवान होते ना, भगवान का एक सच्चा भक्त बनना आसान काम नहीं है। भगवान के ऐसे बोलने वाले भक्त, चीखने चिल्लाने वाले भक्त तो ईश्वर के बहुत सारे होते ना, लेकिन सच्चा भक्त बनना मुश्किल काम होता है ना भगवान का। वैसे ही यहाँ भी सिस्टम का एक अच्छा सच्चा रियल फॉलोवर बनना, अपनी कंपनी के सिस्टम का, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का एक तगड़ा वाला फॉलोवर बनना, मतलब ज़बरदस्त डुप्लीकेशन करना, ये इट्स नॉट ईजी। सब लोग कर नहीं पाते, लेकिन जो करते हैं उनकी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न लेती है। उनकी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होते हैं, आम आदमी देखता रह जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, ये समझ में आया? देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझना, जहां भी आपको कमेंट करने के लिए बोला जाए ना, वहां पे कमेंट जरूर करना। पूरी पूरी ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आपका दिमाग अलर्ट रहेगा। जब भी आपको कमेंट करने के लिए बोला जाए, यस या नो या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, जिससे कि आपका माइंड एकदम अलर्ट बना रहे। समझ में आ गया? और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपने माइंड को अलर्ट रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ करिएगा। आगे चलते हैं इसके अंदर में। ये है आपको अपने बिजनेस की सही बिगिनिंग करनी है ना दोस्तों, तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक अभी ले लीजिए। अगर आपको अपने बिजनेस में शुरुआत सही करनी है, अपने बिजनेस की शुरुआत सही करनी है ना, तो अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का, अपने बिजनेस का सबसे बड़ा सबक ये ले लीजिए। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। इस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस क्राउली। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फ्रांसिस क्राउली, इसके नाम के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, क्रिमिनल फ्रांसिस क्राउली। फ्रांसिस क्राउली एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, ये अमेरिका न्यूयॉर्क का रहने वाला व्यक्ति था। और ये जो बात है ये लगभग 1931 के दौरान की घटना है। एग्जैक्ट डेट जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं उस एग्जैक्ट डेट को वेरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लगभग 1930-31 के दरमियान की घटना है, न्यूयॉर्क की। वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करता था फ्रांसिस क्राउली। फ्रांसिस क्राउली व्यक्ति को, जो पर्सन था, उसको एक तो गुस्सा बहुत तेज आता था, दूसरा उसकी एक आदत थी, वो अपने पास हमेशा 2 गन रखता था। फ्रांसिस क्राउली हमेशा अपने पास 2 गन रखता था, और वो क्योंकि अपने पास 2 गन रखता था हमेशा, इसलिए उसका नाम पड़ गया 2 गन क्राउली। फ्रांसिस क्राउली को लोग 2 गन क्राउली के नाम से जानने लग गए। तो एक बार की बात है, फ्रांसिस क्राउली अपनी कार में बैठा हुआ था, शायद कहीं जा रहा था, या शायद हो सकता है अपनी कार में बैठकर शायद सिगरेट पी रहा होगा, शायद दारू पी रहा होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन घटना कुछ ऐसी होती है कि फ्रांसिस क्राउली अपनी कार में बैठा हुआ था, और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला उसकी कार के शीशे के ऊपर नॉक करता है, उसे कार का शीशा खोलने के लिए कहता है। वो कार का शीशा खोलता है, और वो जो पुलिस वाला है वो उससे उसका आइडेंटिटी मांगता है कि भाई साहब अपना आइडेंटिटी दिखाइए। अब पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर फ्रांसिस क्राउली को इतना गुस्सा आ गया पुलिस वाले को देखकर, पता नहीं किस बात के ऊपर।
फ्रांसिस क्राउली को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस पुलिस वाले के ऊपर आ गया। उसके बाद फ्रांसिस क्राउली कार से निकलता है और अपनी दोनों गन से उस पुलिस वाले के ऊपर लगातार फायर करता है और सारी की सारी गोलियां उस पुलिस वाले के ऊपर उतारता है। उसके बाद भी फ्रांसिस क्राउली का मन नहीं भरता है। वो जो पुलिस वाला था, पुलिस वाले की गन भी निकालता है और पुलिस वाले के गन से भी उसकी भी सारी गोलियां वो पुलिस वाले के ऊपर चला देता है। बहुत ध्यान से समझना फ्रांसिस क्राउली कितना खतरनाक व्यक्ति था। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर उसने इतनी सारी गोलियां चला दी और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD जो है, NYPD सर्च करता है और NYPD को 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता ये पता लगाने में कि फ्रांसिस क्राउली ने ही पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी है। अब उसका एड्रेस वेड्रेस पता करके, उसके ठिकाने का पता करके पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से उस फ्रांसिस क्राउली को घेर लेते हैं और उसके बाद गोलियाँ बाहर से चलनी शुरू होती हैं। फ्रांसिस क्राउली क्या करेगा? इतने सारे पुलिस वाले वो अकेला क्या करेगा? थोड़ी देर तक तो वो फाइट बैक करता है और गोलियां जितनी भी बची होती हैं इधर उधर से अरेंज करके जो लाया होता है वो भी चला देता है। थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस वाले ऊपर से आते हैं, वहाँ से आंसू गैस का जो बम होता है, आंसू गैस निकलती है जिस बम से, वो आंसू गैस वाला बम वो वहाँ पर डाल देते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फ्रांसिस क्राउली को गोलियां लग चुकी होती हैं और वो मरने वाला होता है। आपको पता है इस टाइम पे फ्रांसिस क्राउली ने क्या कहा? बहुत ध्यान से समझना। इस टाइम पे फ्रांसिस क्राउली ने क्या किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये सबक है सभी लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझना। फ्रांसिस क्राउली, वहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ था। फ्रांसिस क्राउली अपने मन की बात मरने से पहले उस पेपर पे लिखना चाहता था। तो वहाँ पर पेपर तो पड़ा था लेकिन वहाँ पर कोई पेन वेन नहीं पड़ा था। तो फ्रांसिस क्राउली ने अपने खून से उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा। फ्रांसिस क्राउली ने अपने खून से उस पेपर के ऊपर क्या लिखा पता है? उसने लिखा, फ्रांसिस क्राउली ने उस पेपर के ऊपर लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे सीने में भी एक इंसानों वाला दिल है। अब मुझे नहीं पता कि ये सारे के सारे लोग मुझे मारने पे क्यों तुले पड़े हैं, ये सारे के सारे लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं, मुझे नहीं पता। ये लिखा था उस व्यक्ति ने मरने से पहले। अब ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? आपको ये चीज समझनी है कि मरने से पहले कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ठीक, मरने से पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। वो डेथ स्टेटमेंट था उस व्यक्ति का जो उसने अपने खून से उस पेपर के ऊपर लिख दिया था। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि फ्रांसिस क्राउली जैसे खतरनाक क्रिमिनल भी अपने आप को बेकसूर समझते थे। फ्रांसिस क्राउली जैसे खतरनाक मर्डरर था, खतरनाक मर्डरर था, वो भी अपने आप को बेकसूर समझता था। उसको भी अपना गुनाह दिखता नहीं था, उसे भी अपनी गलती नहीं दिखती थी। यह है सच्चाई ह्यूमन नेचर की। लोगों को दूसरों की गलती बहुत जल्दी दिखती है लेकिन अपनी गलती, अपने द्वारा किया हुआ अपराध लोगों को नज़र नहीं आता। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ गलत हैं, लोगों को दिख नहीं रहा होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू गन क्राउली। यहाँ से हमको क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें सीखने की ज़रूरत है कि अपनी गलती नहीं दिखती लोगों को। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो ये सबक आपको पल्ले बांध के चलना पड़ेगा। दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान है, अपने अंदर की कमियां खोजना बहुत मुश्किल है। दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान है सर, अपने अंदर की कमियां खोजना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, सिर्फ अकेला ये नहीं है, एक है मिस्टर क्रिमिनल अल कपोने जी हैं। यूएसए के अंदर नंबर 1 जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स की जो लिस्ट थी अमेरिका के अंदर, उसमें एक नाम आता था क्रिमिनल अल कपोने का।
और क्रिमिनल अल कैपोने ऐसा कोई भी अपराध नहीं था, ऐसा कोई भी 2 नंबर का धंधा नहीं था जो ये करता नहीं था। ड्रग्स का बिजनेस ये करता ही था, हथियारों का, इलीगल वेपन्स का, हथियारों का बिजनेस ये करता ही था, ठीक है, लड़कियों का, और हर तरह का, मतलब जुआ, सारे उल्टे काम ये करता था क्रिमिनल अल कैपोने। यूएसए के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में इसका नाम था। और ये व्यक्ति अपने बारे में क्या कहता था पता है? कि मैं तो परोपकारी हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों को पैसा कमाने में मदद करता हूँ, कहता था ये। इसका अपने अपने बारे में इसका ये मानना था कि मैं एक बहुत परोपकारी इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों को पैसा कमाने में मदद करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। वाह, हाँ, अपनी गलती नहीं दिखती लोगों को। जब इतने खतरनाक अपराधियों को अपनी गलती नहीं दिखती, तो आप एक आम इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसको अपनी गलती दिखेगी? नहीं दिखेगी। और ऐसा ही हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर हो रहा होता है। एज अ बिगिनर सबसे पहला मैसेज जो आपको समझना है कि ऐसा, ठीक ऐसा ही हमारे साथ हो रहा होता है। वो टू गन क्रॉली वाली मेंटलिटी, ये अल कैपोने वाली मेंटलिटी, इन लोगों वाली मेंटलिटी से हमें बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हमें आत्म अवलोकन और आत्म सुधार करने की ज़रूरत होती है अगर हमें अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है तो। समझ में आ रहा है? अगर अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में एक सही ज़िंदगी जीनी है, बढ़िया लाइफ स्टाइल जीनी है, एक ज़बरदस्त लीडर अगर आपको बनना है, तो सबसे पहले इनकी कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके भी बेशर्मों की तरह अपनी गलती मानने से इनकार करना, ये बड़ी खतरनाक बात है। गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो सभी से होती है, हर किसी से होती है गलती, किसी से जानबूझ के भी हो जाती है, किसी से अनजाने में भी। लेकिन गलती करने के बाद भी बेशर्मों की तरह अपनी गलती स्वीकार ना करना, ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ये गलती कर रहे होते हैं, सामने सामने गलती कर रहे होते हैं ये सारे लोग, बहुत सारे लोग। और जो भी व्यक्ति इस तरह की गलतियां करता रहेगा कि वो गलतियां तो कर रहा है, साथ में स्वीकार भी नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कभी सुधार नहीं कर, वो उस व्यक्ति में कभी सुधार नहीं आ सकता, वो कभी सीख नहीं सकता, वो कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता, वो कभी पहले से बेहतर इंसान नहीं बन सकता। ये ज़रूरी है। तो अगर आपको शुरुआत सही करनी है तो आपको ये वाला माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है। आत्म सुधार, आत्म अवलोकन, ये माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपकी शुरुआत सही हो। शुरुआत सही होने के लिए ये सबसे पहले ये माइंडसेट चाहिए। समझ में आया? आगे चलते हैं इसके अंदर। बिगिनर्स जो होते हैं ना, दो चीज़ें हैं, दो सबसे बड़े डाउट हर बिगिनर के दिमाग में घूमते रहते हैं। दो ऐसे डाउट हैं, दो ऐसी बातें हैं जो हर बिगिनर के माइंड में घूमती ही रहती हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि उनके इन दो सवालों का जवाब उन्हें कोई भी नहीं दे पाता, कोई दे ही नहीं सकता उन्हें इन दो सवालों का जवाब। और ये हर बिगिनर के दिमाग में ये दो बातें घूमती रहती हैं, ये दो सवाल घूमते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ भी लेते हैं हमसे। कौन से हैं ये दो सवाल? सबसे पहली बात, हर बिगिनर के दिमाग में ये घूमता रहता है कि क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस में? भाई हमें दिख तो रहा होता है कि यार वो सफल हो गया, वो सफल हो गया, वो भी सफल हो गया, वो भी, उसने भी कार ले ली, वो भी लाखों के इनकम पर पहुंच गया। ठीक है, ये सारे लोग सक्सेस हो गए और हम उनकी सक्सेस देख के मोटिवेट भी हो गए, मानते हैं। लेकिन मोटिवेट होने के बाद भी बहुत सारे बिगिनर्स के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस के अंदर? क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस के अंदर? क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस के अंदर? तो इसका सीधा सा जवाब पता है क्या है? इसका सीधा सा जवाब है यस, आप भी इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाएंगे। अब फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप जो अभी आपको यस बोला गया, इस यस के ऊपर आप यकीन कितना कर पा रहे हैं, ये है बात। यस, आप भी इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाएंगे, ये बात तय है, ये बात तय है। क्योंकि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन लोगों के साथ में हैं आप,
वो लोग सक्सेस की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और एज अ फॉलोवर जब आप उनके साथ में उनको फॉलो करते रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इंजन जहाँ पहुंचेगा डब्बा वहीं पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि इंजन पहुंच गया दिल्ली और डब्बा पहुंच गया कोलकाता, ऐसा तो नहीं होता। तो इंजन जहाँ पहुंचेगा डब्बा भी वहीं पहुंचेगा। आपको लेकिन इंजन को छोड़ना नहीं है, ये है, आपको फॉलो करना है। तो क्या मैं भी इस बिजनेस में, क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस में? यस ऑफ कोर्स, 100% श्योर शॉट आप इस बिजनेस के अंदर जरूर सफल होंगे। बस आपको अपने आप को बिगिनर नहीं बना के रखना है, आपने अपने आप को एक अच्छा फॉलोवर बनाना है। ये चीज बहुत सारे लोगों का बीच में ईगो आड़े आ रहा होता है, बहुत सारे लोगों का बीच में ईगो आड़े आ रहा होता है कि मैं इसको फॉलो क्यों करूं। कई लोगों को लग रहा होता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरा अपलाइन जो है ये कम पढ़ा लिखा है, मैं इसको फॉलो क्यों करूँ। ईगो आज आ गया बीच में आड़े, है ना। हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस आड़े आ जाते हैं बीच में कि यार उस समय मैंने इस व्यक्ति से मदद मांगी थी, इसने मेरी मदद नहीं करी थी, यार मैं इसको फॉलो तो नहीं करूँगा। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बीच में आ रहे होते हैं, हमारी कई सारी चीज़ें, हमारा एज बीच में आ रही होती है, एज। कई लोगों का तो जेंडर तक बीच में आ रहा होता है, मैं मर्द हूं, मैं एक महिला को कैसे फॉलो करूंगा, एक महिला को कैसे फॉलो करूंगा, ये जेंडर बीच में आ रहा है कई लोगों के। तो जब तक ये ईगो बीच में आता रहेगा, ये इस तरह के जो मेंटल बैरियर्स हैं ये जब तक बीच में आते रहेंगे तब तक दिक्कत है। तो इनको हटाना पड़ेगा सबसे पहले, और अगर आप इनको हटा लिए तो फिर ये जो आपके मन में सवाल होता है ना कि क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा इस बिजनेस में, उसका जवाब एकदम क्लियर कट है, यस 100% श्योर शॉट आप इस बिजनेस के अंदर जरूर सक्सेस होंगे। जब इतने सारे लोग सक्सेस हुए हैं, इतने सारे लोग लगातार सक्सेस होते जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सफल होंगे। सफल सिर्फ वो इंसान नहीं होते हैं जो अपने ईगो को पीछे नहीं छोड़ते, जो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करते, जो एक अच्छा फॉलोवर बनने के लिए प्रयास नहीं करते। सिर्फ वही लोग अटके रहते हैं, वो भी फेल नहीं होते, बस वो घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। समझ में आ गया ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो हर किसी बिगिनर के दिमाग में चलता रहता है कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा इस बिजनेस में सफल होने में, क्योंकि कोई क्लियर पिक्चर नहीं बताता ना। किसी को, कोई तो 2 साल में सक्सेस हो गया यहाँ, किसी को 5 साल में सक्सेस मिली, कोई व्यक्ति यहाँ 10 साल में सक्सेस हुआ है। हमको सब दिखाई दे रहे हैं सामने कि वो 2 साल वाला है, वो 5 साल वाला है, वो 10 साल वाला है। अब उनको देखकर हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे होते कि हमें एक्चुअल में कितना टाइम लग जाएगा इस बिजनेस में सक्सेस होने में, हमें इस बिजनेस में सक्सेस होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो ये होता ये है कि आप में जंग कितनी लगी हुई है इस बात पे डिपेंड करता है। यानी कि कुछ लोगों को थोड़ा सा पॉलिश करना होता है और थोड़ा सा पॉलिश करते ही वो चमक जाते हैं, और कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा जंग लगी होती है कि उनको कुछ ज़्यादा घिसाई करनी पड़ती है, और ज़्यादा घिसाई करने के बाद उनमें चमक आती तो है लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि घिसाई करने में टाइम लग रहा होता है। तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस बिजनेस में सफल होने में, जितनी तेज़ी से मैं अपने आप को एक अच्छा फॉलोवर बना लूँगा, जितनी तेज़ी से मैं सिस्टम के रूट में ढल जाऊँगा, जितनी तेज़ी से मैं सिस्टम को फॉलो करने लग जाऊँगा, जितना ज़्यादा मैं बिना दिमाग लगाए अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँगा, उतनी ही तेज़ी से मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो जाऊँगा। और मैं इन चीज़ों में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ कर रहा हूँगा, वहाँ वहाँ पे मेरी स्पीड में ब्रेक लग रहा होगा। अपलाइंस को फॉलो करने में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा सक्सेस होने में। कुछ चीज़ें मैं मान रहा हूँ, कुछ बातें तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें सुनने समझने के बाद भी मैं मान नहीं रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा सक्सेस होने में। ये चीज़ें मैटर करती हैं, और इसी वजह से कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, क्योंकि ये हर व्यक्ति पर डिफरेंट चलता है। तो आप एक औसत पकड़ सकते हैं, आप एक 2 साल में जो व्यक्ति सक्सेस हुआ उसकी भी बातें सुन रहे हैं, एक व्यक्ति जो 5 साल में सक्सेस हुआ उसकी भी बातें सुन रहे हैं। जब आप दोनों की बातें सुन रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 2 साल से 5 साल के बीच में लगा लो कि लगभग 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, इसमें आप भी सक्सेस हो जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है। अब
यहाँ से एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है। ये वो पॉइंट आ गया है दोस्तों जहाँ से आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेकलिस्ट टू इंश्योर राइट बिगिनिंग। कैसे इंश्योर करें कि ये काम करने से शुरुआत सही हो जाएगी। सही शुरुआत बिजनेस में करने के लिए, बिजनेस की सही शुरुआत करने के लिए हमें क्या एक्टिविटीज करने की ज़रूरत है, ये क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इस बिजनेस के अंदर में शुरुआत बहुत दमदार हो जाएगी। हम सभी चाहते हैं ना इस बिजनेस में हमारी जो शुरुआत है वो दमदार हो, है ना। आपको इस बिजनेस में आज से पहले कितना टाइम हो गया मैटर नहीं करता। अगर आपको इस बिजनेस में आज से पहले 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ग्रोथ नहीं मिली, अभी तक कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, अभी तक बिगिनिंग स्टेज पर ही हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने एक चेकलिस्ट आपके लिए रेडी करी है। इन चीज़ों को देखिए, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत अच्छी है, और अगर आप यहाँ इनमें कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अपनी शुरुआत को अच्छी शुरुआत इस बिजनेस में करने के लिए, दमदार शुरुआत इस बिजनेस में करने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। तो कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, क्या आपने बिजनेस प्लान अच्छे से समझ लिया क्या? बहुत सारे लोग बिजनेस प्लान को समझे बिना ही मैदान में कूद जाते हैं। भाई ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि जब पहली बार हमने बिजनेस प्लान सुना होता है, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमको बिजनेस प्लान समझाया, तो पहली बार में 100% उसने समझाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो समझा पाया 90%। उसने 100% समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझा पाया 90%। और जब वो समझा ही पाया 90%, तो हमारी समझ में कितना आया होता है? उसका आधा, यानी कि 50%। और जो वो 50% हमें समझ में आया होता है, तो प्लान देखने के 24 से 48 घंटे के बाद ये साइंटिफिक फैक्ट कहता है कि हमको उसका भी आधे से कम याद रहता है। यानी कि हमें समझ में आया था 50%, लेकिन 24 घंटे के बाद हमें उसका भी आधा याद रहेगा, हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा, यानी कि ओनली 25%। इन्फॉर्मेशन, पूरा प्लान तो 100% था, लेकिन 100% में से 24 घंटे के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ 25% ही रहा। और 2-4 दिन बीत जाने के बाद हमारे दिमाग में और भी कम रह जाता है, सिर्फ 10 से 15% हमारे दिमाग में रह जाता है प्लान। और हम ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और प्लान हमारे दिमाग में सिर्फ 10 से 15% ही बचा हुआ है। और वही 10 से 15% बिजनेस प्लान दिमाग में होने के बाद हम जो है मार्केट में कूद जाते हैं। बहुत सारे लोग आधा अधूरा, जो भी थोड़ा मोड़ा कच्चा मच्चा पता होता है, उनको वही बताना शुरू कर देते हैं लोगों को, और ये आपके बिजनेस की एक ब्लंडर मिस्टेक होती है। तो इस बिजनेस को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक बार ये इंश्योर कर लें कि क्या आपने बिजनेस प्लान अच्छे से समझ लिया है या नहीं। और आप में से आज जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर हैं, अभी मुझे यहाँ पर लगभग 292 लोग इस सेशन के अंदर इस समय दिख रहे हैं। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस प्लान समझा नहीं पा रहे हैं अपने आप को या दूसरे व्यक्ति को समझाना तो बहुत दूर की बात है, पहले खुद को तो समझा के देखो कि क्या मैं समझ पा रहा हूँ प्लान को कि नहीं समझ पा रहा हूँ। पेपर पे बैठ कर जरा लिखो। और जितने भी ऐसे लोग हैं वो जाके अपने अपलाइन के साथ दोबारा बैठो, 2 बार प्लान को समझो, 3 बार प्लान को समझो, 10 बार प्लान को समझो, लेकिन जब तक आपको अच्छे से बिजनेस प्लान समझ में ना आ जाए ना, तब तक कूदो मत मार्केट में। ये जरूरी है कि क्या आपने बिजनेस प्लान अच्छे से समझ लिया है, ये बहुत जरूरी है। हमें खुद को तो समझ में आया नहीं होता, हम समझाने निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपने डूज एंड डोंट्स को अच्छे से समझ लिया है? डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डूज माने क्या करना है, हमें मार्केट में क्या करना है, और डोंट्स हमें मार्केट में क्या नहीं करना है, यानी कि किस तरह से हमको बात करनी है, किस तरह से हमको बात नहीं करनी है, कैसा ड्रेस कोड हमको पहनना है, कैसा ड्रेस कोड हमको नहीं पहनना है, कौन से शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है।
किस तरीके से हमें लोगों को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें लोगों को अप्रोच नहीं करना है, किस तरीके से हमें लोगों को प्लान दिखाना है, किस तरीके से हमको प्लान नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स, क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है, अपने अपलाइन के साथ बैठो, आपका अपलाइन आपको अच्छे से क्लियर करेगा। लेकिन जब तक आपको डूज एंड डोंट्स क्लियर ना हो जाएं, मार्केट में नहीं निकलना है, किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। अधूरा ज्ञान खतराए जान। जो भी अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में उतरता है वो हमेशा शहीद होकर ही वापस आता है, वो कभी भी जंग जीत के वापस नहीं आता। ठीक है। नंबर 3, और ये पहले वाले दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपने कार्डिनल रूल्स को अच्छे से समझ लिया है क्या। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ तो होते हैं रूल्स, यानी कि रूल्स माने ऐसे लिखे हुए रिटन इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करना जरूरी है। वो लिखित में हैं सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, उन्हें कहते हैं रूल्स। लिखित में हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है कंपनी का मैनेजमेंट। तो वो क्या हो गए, वो रूल्स हो गए। और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको फॉलो करना जरूरी होता है, जिनको एथिक्स कहते हैं। और उन्हीं रूल्स को कहा जाता है कार्डिनल रूल्स। ऐसे लगभग 10 कार्डिनल रूल्स हैं इस बिजनेस के, जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन कार्डिनल रूल्स को हम फॉलो तभी करेंगे जब हमने अच्छे से समझ लिया हो। बड़े अफसोस की बात है कि बिगिनर्स तो छोड़ो, बिगिनर्स तो अभी नए आए हैं इस बिजनेस के अंदर, अभी उनको ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं, जो लीडर्स, जिनकी कुछ टीम बन चुकी है, वो लोग भी जाकर अपनी टीम में कार्डिनल रूल्स को समझाते ही नहीं। अपनी टीम के लोगों से उन कार्डिनल रूल्स के बारे में बात ही नहीं करते, चर्चा ही नहीं करते, उनको समझाते ही नहीं है। और फिर जब टीम में कोई बड़ी भयंकर जो कोई दुर्घटना घट जाती है, उसके बाद वो परेशान होते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर वो ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान मैं ही मिला क्या ये मजाक करने के लिए। जबकि हम कार्डिनल रूल्स अपनी टीम को समझा नहीं रहे होते। तो भैया आपके अपलाइन ने आपको समझाया या नहीं समझाया, लेकिन आप एज अ बिगिनर इस बिजनेस के अंदर शुरुआत कर रहे हैं, तो मैदान में कूदने से पहले कार्डिनल रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, सीख लेना, रट्टा मार लेना, दिमाग में बैठा लेना, तभी मार्केट में उतरना। नहीं तो गलतियां होंगी, शुरू में पता नहीं चलता, शुरू में बड़ा मज़ा आता है और बाद में एक फटका ऐसा, झटका ऐसा लगता है कि फिर आदमी झटकना भूल जाता है। समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद क्या आपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली है। बेसिक ट्रेनिंग माने कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग आज अभी इसी वक्त करना क्यों ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो ट्रेनिंग जहाँ पर वाई आपका क्लियर किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर, कि ये बिजनेस क्यों करना ज़रूरी है, आज करना ज़रूरी क्यों है। और उस ट्रेनिंग में आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे करना है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। सीक्वेंस क्या है कि आपने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। वो पूरा का पूरा आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग आपको पूरी की पूरी दी जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग को बोला जाता है बेसिक ट्रेनिंग। मैदान में कूदने से पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है सभी लोगों को। और जब हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होते तो हमारी शुरुआत में ही हमसे गलतियां होनी शुरू होती हैं। जब हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होते तो हमसे गलतियां होनी शुरू होती हैं, और गलतियां जहां होती हैं वहां पर आदमी का काम खत्म होना तय है। समझ में आया। ये चेकलिस्ट है, अभी चेकलिस्ट खत्म नहीं हुई, अभी इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं, तो ये चीज़ें फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप मार्केट में जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है क्या। हम लोग बिना प्रैक्टिस के उतर जाते हैं मार्केट में। हर एक चीज प्रैक्टिस के द्वारा ही आप उसको मास्टर कर सकते हैं, हर एक चीज। जैसे इनविटेशन, मार्केट में सबसे पहले हम लोगों से जब बात करना शुरू करते हैं तो इनविटेशन करना शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो बिना प्रैक्टिस किए ही इनविटेशन करने जैसे तैसे उतर जाते हैं ना। ऐसा नहीं करना भाई, इनविटेशन की प्रैक्टिस करनी है पहले, अपलाइन के साथ में बैठकर करो। ये अपलाइन का फर्ज बनता है आपको इनविटेशन के लिए आपकी तैयारी करवाना, तो अपलाइन के साथ बैठकर करो। इनकेस अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे आज की डेट में
जो है ट्रेनिंग सेशंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है। हमारे पास ही बहुत सारी, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्विटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस हैं। हमें मैसेज कर देना, सुनीता मैम को मैसेज कर देना, जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया है, इंक्वायरी नंबर जो है आप उस पर मैसेज कर देना कि इन्विटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए, तो वो सारी वीडियोस आपको दे देंगे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के मार्केट में नहीं उतरना। इनविटेशन, उसके बाद शो द प्लान। लोग बिना प्रैक्टिस करे शो द प्लान करने निकल जाते हैं। पहले 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 1-2 बार नहीं, 10, 12, 15, 20 बार प्रैक्टिस करो। घर में, आपके घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, उनको सामने बैठाओ, उनको प्लान दो, उनको 2 बार, 5 बार, 10 बार प्लान दो। उनको बोलो कि ये ले 100 रुपये पकड़, मेरा प्लान सुन। भले ही उसको 100 रुपये देने पड़ जाए आपको प्लान सुनाने के लिए, लेकिन उसको 100 रुपये दो, प्लान सुनाओ उसको 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15, 20 बार प्लान सुनाओ। क्योंकि मतलब हम उसको प्लान सुनाने से नहीं है, मतलब हम उसको हमारी अपनी प्रैक्टिस से है। जब तक आपने 2, 4, 10 बार आपने 1 to 1 प्लान करना, जब तक घर में आपने प्रैक्टिस नहीं कर लिया, तब तक मार्केट में नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है। ये बात तय है। क्योंकि right beginning is 50% guarantee of your success in direct selling business। right beginning होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। हम जो देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग बिजनेस को, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बिगिनिंग ही खराब हो गई दोस्त। तो अगर हम एज अ सीनियर काम कर रहे हैं, ये सारी चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। कोई भी हमारी टीम का नया व्यक्ति बिना इस चेकलिस्ट को पार किए हुए मैदान में नहीं उतरना चाहिए। अगर वो बिना इस चेकलिस्ट को पार किए हुए मैदान में उतरेगा तो फिर थोड़ी देर के बाद आपको उसकी लाश उठा के लानी पड़ेगी। और 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेस कोड। बिना ड्रेस कोड के मार्केट में उतरे तो समझ लेना कहानी खत्म है फिर आपकी। ड्रेस कोड इज मस्ट, ड्रेस कोड इज नेसेसरी। ड्रेस कोड आपकी खाल से चिपक जाना चाहिए। आपका ड्रेस कोड ऐसा चिपक जाना चाहिए कि उतारे ना उतरे वो ड्रेस कोड। समझ में आ गया? जब तक डायमंड नहीं बन जाते, कोई भी आदमी आपको इनफॉर्मल में नहीं देख पाए। मेक श्योर कि आपको कोई भी व्यक्ति इनफॉर्मल में ना देख पाए, खासकर आपका संभावित ग्राहक, आपका टीम मेंबर, आपके डाउनलाइंस, आपके अपलाइंस। ये सारे लोगों के सामने कभी भी कैजुअल ड्रेस में नहीं जाने का, कभी नहीं, ऑलवेज फॉर्मल। हाँ, कभी कंपनी की तरफ से कोई टूर हो रहा है, किसी टूर में चले गए, किसी पिकनिक में चले गए, तो अलग बात है, जहां पर आपके अपलाइंस भी इनफॉर्मल ड्रेस में होंगे, सिर्फ वहीं पर इनफॉर्मल ड्रेस में जाना है। उसके अलावा अदरवाइज कहीं भी आपने ड्रेस कोड को आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ड्रेस कोड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट्स को, ये जो 6 पॉइंट को जब आप टिक करते हो, बिजनेस प्लान ओके हो गया, ओके हो गया, डूज एंड डोंट्स ओके हो गया, ओके हो गया, कार्डिनल रूल्स ओके हो गया, ओके हो गया, बेसिक ट्रेनिंग हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके, प्रैक्टिस कर ली, इन्विटेशन की प्रैक्टिस कर ली, शो द प्लान की प्रैक्टिस कर ली, ओके हो गया, ठीक है, ओके, ड्रेस कोड सही हो गया, एकदम टक बेल। अब उतरना है मैदान में, बिना इसके नहीं उतरना है। ये सारी चीज़ें जब तक ओके ना हो तब तक मेक श्योर आपकी टीम का कोई भी बिगिनर मैदान में ना उतरे। उसकी तैयारी करवाओ, उसको 2 दिन 3 दिन बैठो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस सारी चीज़ में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारी न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो उस न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। 4.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो। 4.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। बेसिक ट्रेनिंग है वो। पॉइंट नंबर 4 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेसिक ट्रेनिंग, वो है वो बेसिक ट्रेनिंग। 4.5 घंटे का न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैदान में कूदने से पहले, अपनी टीम के किसी भी व्यक्ति को मैदान में कूदाने से पहले वो दिखाना जरूर, बैठा के अपने साथ दिखाना कि बैठ, मैं भी बैठता हूँ, तू भी देख, मैं भी देखता हूँ। ये ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी है ये चीज़ें करना। राइट बिगिनिंग, क्यों राइट बिगिनिंग ज़रूरी है? बिकॉज राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ योर सक्सेस। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ योर सक्सेस। ये है वो 6 पॉइंट।
ये 6 पॉइंट की चेकलिस्ट है, इसको नोट कर लेना डायरी के ऊपर। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़े रहना, पीपीटी मिल जाएगी बाद में। और जिस नंबर से आपको लिंक आया उस नंबर के ऊपर मैसेज कर दोगे आप, तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेक श्योर कि ये चेकलिस्ट ये हमेशा होनी चाहिए आपके पास में, हमेशा। हाँ बिल्कुल सही लिखा अभिषेक सर ने, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बॉस, एकदम। अभी समझ में आ गया ना? अभी ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति से। जो लोग अभी इस सेशन के अंदर हैं उनमें से सभी लोगों से, आप में से किसी भी व्यक्ति से आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ना आप गलती करेंगे, ना अपनी टीम के अंदर किसी व्यक्ति को गलती करने देंगे। जब तक ये चेकलिस्ट पूरी नहीं हो गई, जब तक आदमी ने बिजनेस प्लान अच्छे से समझ नहीं लिया, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक उसने डूज एंड डोंट्स अच्छे से नहीं समझ लिए, जब तक उसने कार्डिनल रूल्स अच्छे से नहीं समझ लिए, जब तक उसने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ले ली, जब तक उसने इनविटेशन और शो द प्लान की प्रैक्टिस पहले ढंग से नहीं कर ली, और जब तक वो उसने प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आ गया, मैदान में नहीं कूदाना, ना खुद कूदना। याद रख लेना इस बात को, ठीक है? चलिए, अब आता है इस ट्रेनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, रेड सिग्नल। क्या आता है? रेड सिग्नल। रेड सिग्नल माने आप जब ट्रैफिक में चलते होंगे, आप देखते होंगे आगे स्ट्रीट लाइट जो जली रहती है वहां पर एक रेड सिग्नल जलता है। रेड सिग्नल माने थांबा, थांबा, यहीं रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप। और अगर आपने जंप कर दिया उस रेड सिग्नल को तो क्या होगा? आपकी पर्ची कटना तय है। अगर आपने रेड सिग्नल को जंप कर दिया तो क्या होगा? आपकी पर्ची कटना तय है। हो सकता है कि पर्ची कटने से पहले आपका पत्ता ही कट जाए, है? रेखा विश्वास मैम ने बोला है आई कार्ड इज ऑल्सो नेसेसरी। हाँ बिल्कुल, आई कार्ड इज नेसेसरी, बट मैं यहाँ पर हम जो चीजें बता रहे हैं ना, वो सभी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, सभी कंपनीज के सभी सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। आई कार्ड है तो देन इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। आई कार्ड अगर है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर इनकेस अगर आई कार्ड नहीं भी है तो एटलीस्ट जो ये 6 तो है ना, ये तो जरूरी है ही है ना? आई कार्ड है तो इट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको और ज्यादा प्रोफेशनल बना देगा, आपकी बात में और ज्यादा वजन ले आएगा, सामने वाला आपकी बात को और ज्यादा अच्छे से सुनेगा। आई कार्ड अगर टंगा हुआ है तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है, इट्स वेरी गुड, है ना? तो ये चीज है। आगे चलते हैं इसके अंदर में। तो क्या करना है हमें? रेड सिग्नल जंप नहीं करना है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमको सावधान होकर रुक जाना है। वहां पर हमको, अगर आपने रेड सिग्नल जंप किया तो आपकी पर्ची कटना तय है। क्या है वो चीजें? वैसे तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर सामने आता तो समझाने में ज़्यादा इजी होता, लेकिन कोई बात नहीं, सारे पॉइंट्स एकदम से सामने आ गए हैं। हो सकता है कोई पीपीटी बनाने में कुछ एडिटिंग में एरर रहा हो। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है एक्सेसिव एंड इररिलेवेंट टॉकिंग। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ना वो काफ़ी बातूनी स्वभाव के होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो बातूनी स्वभाव के होते हैं। तो कई सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि मुझे चुप कहाँ पर होना है, नहीं पता होता लोगों को। बहुत कुछ होते हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि बात जब चल रही है 2 लोगों के 3 लोगों के बीच में, जब बात चल रही है तो फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कब मुझे चुप हो जाना चाहिए। ये लोगों को पता नहीं रहता, वो बड़बड़ 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 करते रहते हैं। अपने आप को ज़रा एक बार सेल्फ चेक कीजिए कि कहीं मेरे में बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने की आदत तो नहीं है। और अगर आपको खुद से ना समझ में आ रहा हो तो अपने अपलाइन से पूछ लेना कि सर देखो झूठ मत बोलना, सर सच बताना, मुझे मेरे करियर का सवाल है, क्या मैं फालतू में बड़बड़ तो नहीं करती हूँ या करता हूँ, ये पूछ लेना अपने अपलाइन से। तो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। कभी भी एक्सेसिव और इररिलेवेंट टॉकिंग में कभी भी नहीं पढ़ने का, कभी नहीं।
उससे आपके बिजनेस में आपको वो सिर्फ आपके एनर्जी का वेस्टेज है। एनर्जी जो होती है ना, हमारे शरीर की एनर्जी बहुत कीमती है, उसको हम अपने आप को डायमंड बनाने में उस एनर्जी को लगा सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सेसिव टॉकिंग, इररिलेवेंट टॉकिंग्स, मतलब मुद्दे से बाहर कुछ भी चर्चा करने में अगर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल में अपनी बहुत बेशकीमती एनर्जी, बहुत बेशकीमती समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं और बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में भर रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हमें बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो कभी भी एक्सेसिव इररिलेवेंट टॉकिंग, फालतू के डिस्कशंस, फालतू की चर्चाएं, फालतू का चाऊ 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 चाऊ, इनके चक्कर में कभी भी नहीं पड़ने का। और इस तरह की हरकतें, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपके सर्किल में ऐसे हैं जो कि एक्सेसिव और इररिलेवेंट टॉकिंग्स करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो, क्योंकि वो अपनी एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी चूस जाएंगे। तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना कभी भी। जब भी आपको लगे कि बात थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हर जगह अपने आप को जिताना जरूरी नहीं है। कई बार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कभी अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहे हो, कभी ऐसा लग रहा है कि भैया ये बातचीत अब बढ़ रही है, ये आर्ग्यूमेंट में बदलने वाली है, तो वहां पे चुप हो जाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जीत कर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट में हार कर तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में अगर आप हार गए तो सामने वाला जीत गया, और सामने वाला अगर जीत गया एक बार, तो फिर वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होगा। बोलेगा यार ये तो, इसको तो मैंने आर्ग्यूमेंट में हराया था, इसके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। और अगर आप गलती से आर्ग्यूमेंट में जीत गए और सामने वाले को हरा दिया, तब भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। बोलेगा यार ये बड़ा अकड़ू आदमी है, ये बहुत अपना ज्ञान झाड़ता रहता है, ये किसी की सुनता नहीं है, इसके साथ ज्वाइन नहीं करना है। खत्म हो गई कहानी आपकी। आर्ग्यूमेंट कभी भी आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल या कहूँ प्रोडक्टिव नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट से हमेशा बचें। जब भी आपको लगे कि डिस्कशन अभी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रहा है, हीटअप हो रहा है, तो वहां पर चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, निकल जाओ वहां से। ठीक है, ये सब रेड सिग्नल्स हैं, ये सब ना रेड सिग्नल हैं, मतलब डेंजर का सिग्नल है, ये डेंजर का सिग्नल है। ये जब भी आपको ऐसा दिखे तो समझ लेना कि अब ये डेंजर का सिग्नल हो गया। अगर मैं यहाँ से आगे कूदा या कूदी तो इससे मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने कभी भी आपने रेड सिग्नल को जंप नहीं करना है, कभी नहीं, याद रखना। एक चीज का क्या, अब इसमें पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट एंड गोल्स इन लाइफ। देखो, ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करना बंद कर दो जिनका माइंडसेट आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आप कह रहे हो हिंदू, वो कह रहा है मुस्लिम। आप कह रहे हो क्रिकेट, वो कह रहा है फुटबॉल। आप मतलब हर बात में कहीं पर आपका विचारधारा मिल नहीं रहे, वो एकदम डिफरेंट माइंडसेट वाला आदमी है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी बात को काटेंगे हर बार। आप कुछ भी करो, वो हर बार आपकी बात को काटेंगे, हर बार आपकी बात को काटेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों से आपको कुछ भी अच्छा प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। डिफरेंट माइंडसेट वाले जो लोग हैं, जो जीवन में अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिनके गोल्स अलग है, जीवन के अंदर गोल्स ही अलग है उस व्यक्ति के, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। हमें ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा वक्त बिताना है, बल्कि अपना पूरा वक्त ऐसे लोगों के साथ में बिताना है जिनका माइंडसेट वही है जो हमारा माइंडसेट है, और जो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। तो अपने जैसे मानसिकता वाले लोगों के साथ, माने कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो पॉजिटिव लोग हैं और जो डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा वक्त उन लोगों के साथ में बीतना चाहिए। आपका वक्त ऐसे लोगों के साथ में बीतना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आपका वक्त कम से कम, या बिल्कुल आप नहीं समझ लो कि नहीं बीतना चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वालों को वो कुछ नहीं समझते हैं। वो उन्हें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा काम है, कोई इसका कोई लेवल नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। इस तरह की माइंडसेट रखने वाले लोगों से आपको शुरुआत में थोड़ा सा दूर रहना है,
क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जब आप बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो वो आपको कहीं ना कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जिससे कि आपका मोरल डाउन होगा। और आप ऐसे लोगों के साथ जितना ज़्यादा रहोगे उतना आपके चांसेस है कि आपका मोरल तेज़ी से डाउन होगा और आपको वो व्यक्ति अपनी तरफ खींच लेंगे। तो आप क्या होगा, बिजनेस से आउट चले जाएंगे अगर आप ऐसे लोगों के संगत में रहेंगे तो। और आपने अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखा भी होगा। अब विवेकानंद पांडे ने बोला है कि सर बट बिगिनर्स तो हमेशा इरिलेवेंट ही होते हैं सर। देखो क्या होता है ना, एक होता है हमारा माइंडसेट, एक होता है रियलिटी। अगर हम सब लोगों को एक ही तरह का समझ लेते हैं तो वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, वो हमारा माइंडसेट है, क्योंकि भगवान ने सभी को अलग बनाया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि यार सभी के सभी बिगिनर्स इरिलेवेंट बातें करने वाले होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कुछ आपके और हमारे जैसे भी होते हैं, ठीक है। तो सबको जनरलाइज मत करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट एंड गोल्स इन लाइफ। ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करो जिनके डिफरेंट माइंडसेट हैं और जो अलग दिशा में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, सम टाइमर नेटवर्कर नहीं बनना है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर आपको 3 तरह के नेटवर्कर होते हैं। आप देखिए कि आप इनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में हैं तो आप रेड सिग्नल पार कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप रेड सिग्नल पार करेंगे तो आपको पर्ची कटना तय है। एक तो आपको इस बिजनेस में सम टाइमर नेटवर्कर नहीं बनना है, दूसरा आपको इस बिजनेस के अंदर पैरालाइज्ड नेटवर्कर नहीं बनना है, तीसरा आपको इस बिजनेस के अंदर में सुइसाइडल नेटवर्कर नहीं बनना है। अब क्या होते हैं ये सम टाइमर नेटवर्कर, समझ गए होंगे, वो लोग जिनका बुखार चढ़ता उतरता रहता है। कभी 2 दिन काम किया, फिर 4 दिन गायब हो गए, फिर और 4-5 दिन काम किया, फिर कुछ दिन गायब हो गए, फिर 2-4-5 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर कहीं गायब हो गए। तो मतलब कभी वो एक्टिव हो जाते हैं, कभी वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कभी वो बहुत जोश से भर जाते हैं, कभी वो ठंडे हो जाते हैं। मतलब दूध जैसे होता है ना, दूध में जैसे उबाल आता है तो दूध जैसे बहुत तेज़ी से उबलता है और फिर उतनी तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है ना। ऐसे करके उबाल आता है उसमें और ऐसे करके नीचे ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, तो उनमें उनका बुखार चढ़ता उतरता रहता है। ऐसी कैटेगरी के लोगों में नहीं रहना है, ऐसा नेटवर्कर नहीं बनना है। समझ में आ गया, सम टाइमर वाला नहीं बनना है। या तो इस बिजनेस को पूरी तरीके से फुल टाइम करो, या फिर अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम करने का मतलब ये है कि आपने अपने वर्किंग आवर्स फिक्स कर लेने हैं कि 2 या 3 घंटा पर डे मैं इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा, ये आपने फिक्स कर लेना है। सम टाइमर वाला नहीं बनना है कि टाइम मिलेगा तो करूंगा, ऐसा नहीं बनना है, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने पैरालाइज्ड नेटवर्कर नहीं बनना है। पैरालाइज्ड नेटवर्कर मतलब खुद से कुछ नहीं करते, सब चीज़ों के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। सर खुजली लग रही है, खुजा दो, खुजाने के लिए भी वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा पैरालाइज्ड नेटवर्कर नहीं बनना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ जगह, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बिजनेस के अंदर जहाँ पर हमें अपने अपलाइन की हेल्प लेनी ही पड़ती है, लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर बाकी जगह पर अपने एफर्ट से, अपने दम पर हमें काम करना है। पैरालाइज्ड नहीं बनना है इस बिजनेस के अंदर में, ठीक है। और तीसरे होते हैं सुइसाइडल नेटवर्कर। सुइसाइडल नेटवर्कर वो आत्मघाती वाले जो होते हैं ना, आत्मघाती, वो नेटवर्कर नहीं बनना है इसके अंदर में। मतलब ऐसा नेटवर्कर नहीं बनना है जो अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए तैयार हो। मतलब वो अपने आप को पूरी तरीके से, भाई या तो अगर इस बिजनेस के अंदर, अगर ध्यान से समझना, एक सुइसाइडल वाला नेटवर्कर किस टाइप का होता है, क्योंकि इस सुइसाइडल वाले की मेंटालिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये खुद तो डूबता ही है, ये दूसरे को भी ले डूबता है। ये सुइसाइडल नेटवर्कर जो होता है ना, ये अपने साथ जितने लोगों को ज्वाइन करवाया होता है ना, अपनी तो लाइफ खराब करता ही है। ये अपने साथ जितने लोगों को ज्वाइन करवाया होता है ना, उतने सारे लोगों के को भी नेगेटिव कर देता है ये। मतलब वो लोग भी, मतलब ये खुद की वजह से, ये खुद तो नहीं कर रहा काम, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी एक जो है बाउंड्री बन जाता है, एक उनके लिए भी एक बैरियर बन जाता है कि वो लोग भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाते इसकी वजह से।
तो ऐसा सुइसाइडल आत्मघाती नेटवर्कर नहीं बनना है, ठीक है। अपने हमें इस बिजनेस में करना है तो क्या करना है उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। लेकिन ये चीज ये समझना जरूरी है इसके अंदर में, ये सारे इस बिजनेस के अंदर ऐसे रेड सिग्नल्स हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इनके आसपास ही कहीं पर पहुंचे हुए हो तो आप ये समझ लो कि आपके बिजनेस में एक रेड सिग्नल जल रहा है। अगर आपने उसको पार किया, मतलब इन एक्टिविटीज को अगर आपने तुरंत बंद नहीं किया, तुरंत आप रुके नहीं, तो आप ये रेड सिग्नल जंप कर जाओगे। और अगर एक बार जंप कर गए तो फिर इस बिजनेस के अंदर आप इतना नुकसान खाओगे, आपको इस बिजनेस के अंदर में इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं का झेलना पड़ेगा कि हो सकता है आप ये बिजनेस फिर क्विट भी कर दो। लोग परेशान होके इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किन लोगों के साथ में वक्त बिता रहे हो ये बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, अगर आपको सक्सेस होना है तो। बिल्कुल आप अकेले रहना बेहतर है, नेगेटिव इंसान की संगत में रहने से बेहतर है अकेले रहना, ये ज़्यादा बेहतर है। एक इंसान जो आपको लगातार डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, वो हमारा कितना ही करीबी, कितना ही प्यारा क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह की माइंडसेट वाला है तो आपको उस व्यक्ति से दूर रहने की जरूरत है, अगर आपको अपने जीवन में ऊपर उठना है तो। नहीं तो वो व्यक्ति केकड़े की तरह आपकी जिंदगी में बन जाएगा, ना तो वो खुद कहीं अपनी जिंदगी में जाएगा, ना ही वो आपकी टांग भी पकड़ कर रखेगा, ना ही वो आपको आगे निकलने देगा। तो मेक श्योर इस चीज को बच के रहो। आर्ग्यूमेंट में कभी मत पड़ो, एक्सेसिव और इर्रिलेवेंट टॉकिंग ना तो कभी खुद करो, और जो ऐसे करते हैं उनसे दूर रहो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, डोंट बी द स्लेव्स ऑफ ओल्ड बैड हैबिट्स। देखिए दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मर्म क्या है, अब बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। इस ट्रेनिंग का मर्म क्या है? इस ट्रेनिंग का मर्म है एक बिगिनर से एक अच्छा फॉलोवर बन जाना। ये ट्रेनिंग आपको क्या सिखा रही है? ये ट्रेनिंग आपको सिखा रही है कि एक बिगिनर से एक अच्छा फॉलोवर कैसे बने, ये सिखा रही है ये ट्रेनिंग आपको। और अगर आपको सिर्फ एक बिगिनर से एक अच्छा फॉलोवर, एक जबरदस्त धुआंधार फॉलोवर बनना है अपनी कंपनी और अपने सिस्टम का, तो आपको पुरानी आदतों की गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। पुरानी आदतों की गुलामी, पुरानी ऐसी आदतें जो कि नाकामयाबी की आदतें होती हैं, असफलता की आदतें होती हैं, वो नाकामयाबी की आदतें, वो असफलता की आदतें, वो असफल लोगों वाली आदतें, उनसे बाहर निकलना ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी ऑफ पारस पत्थर। तो ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि आदतों की वजह से कैसे हमारी ज़िंदगी में आया हुआ मौका हमारे हाथ से कैसे छिटक जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ सिर्फ आदत की वजह से। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो शिव शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। वो शिव शंकर भगवान का बहुत ही ज़्यादा भक्त था, लेकिन क्या था कि वो उसने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सुख, कभी कोई अमीरी, और कभी कोई मतलब विलासिता वाला जीवन उसने नहीं देखा था। वो गरीबी ही देखी थी और बहुत कष्ट से उसका बचपन जो है बीता था। तो एक बार जब वो इस गरीबी से परेशान हो गया तो उसने ठान लिया कि अब तो मैं शिव शंकर जी से वरदान लेकर इस गरीबी से कैसे भी करके मुझे अपना पल्ला छुड़ाना ही है। तो उसने क्या किया, शिव शंकर जी की तपस्या, बिल्कुल घनघोर तपस्या शुरू कर दी। अब जब उसने शिव शंकर जी की घनघोर तपस्या शुरू कर दी तो शिव शंकर जी तो भोलेनाथ हैं, वो ज़्यादा किसी को परेशान करते नहीं हैं, फटाफट से कुछ दिनों में ही वो प्रकट हो गए। हफ्ता 10 दिन हुआ था तपस्या करते हुए, शिव शंकर जी प्रकट हो गए। बोला, बताओ बेटा क्या चाहिए, क्यों इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हो? तो वो बोलता है शिव शंकर जी से, भगवान आपसे कुछ छुपा है क्या? आप देखो मेरी हालत, देखो मेरी फटे हालत जो स्थिति है वो देखो। मुझे अमीर बनना है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी को पूरे सुख ऐश्वर्य के साथ में, अपने जीवन को पूरा जो है विलासिता के साथ में, अमीरों वाला जीवन मेरे को भी चाहिए, तो मुझे दो, ऐसा बोला। तो शिव शंकर भगवान ने उसे बोला, देखो ऐसा है कि सब कुछ मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं सीधा सीधा एक बहुत ही आसान रास्ता बता देता हूँ। तो वो बोलता ठीक है बताइए। तो वो शिव शंकर जी उसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर से ना थोड़ी दूर पर एक नदी बहती है, वो नदी के पास जाना
उसके किनारे में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उनमें से एक पत्थर जो है ना वो पारस पत्थर है। उस पत्थर को ढूंढ के उस पत्थर को अपने पास रख लो। और वो पारस पत्थर जो है, उस पारस पत्थर की ये शक्ति है कि वो पारस पत्थर आप किसी भी चीज़ से टच करोगे ना तो वो चीज़ सोना बन जाएगी और आप अमीर बन जाओगे। तो जाओ उस पारस पत्थर को उठा लो। लोकेशन मैंने तुमको बता दिया है, जाओ वहाँ पर मिल जाएगा। तो बोलता है कि शिव शंकर जी से वो पूछता है कि लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे पत्थर होंगे, मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा पत्थर एक्चुअल में पारस पत्थर है, मैं पहचानूंगा कैसे? तो शिव शंकर जी बोलते हैं देखो पहचान ऐसे होगी कि बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे लेकिन वो एक पत्थर जो होगा ना वो गर्म पत्थर होगा, वो गर्म होगा। वो जो पारस पत्थर होगा ना वो गर्म होगा, याद रखना, ठीक है? बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे। तो वो बोला ठीक है, अब तो ढूंढना आसान हो गया है ना, एक गर्म पत्थर ढूंढना है ना, चलो ठीक है। तो वो अब निकल जाता है। वो वहाँ पर जब पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है बहुत सारे पत्थर। वो पहला पत्थर उठाता है, देखता है ठंडा है तो उसको वो नदी में फेंकता है। फिर दूसरा पत्थर उठाता है, देखता है कि ये भी ठंडा है तो इसको भी वो पानी में फेंकता है। फिर तीसरा पत्थर उठाता है, देखता है कि ये भी ठंडा है तो इसको भी पानी में फेंकता है। ऐसे ही चौथा पत्थर उठाता है, वो भी ठंडा है, पानी में फेंकता है। करते करते 50 पत्थर उठाता है, 50 के 50 ठंडे, सबको पानी में फेंक देता है। 100 पत्थर उठाता है, 100 के 100 ठंडे, उसको भी पानी में फेंक देता है। करते करते उसको 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिन से वो एक ही काम कर रहा था, पत्थर उठा रहा था, पानी में फेंक रहा था, पत्थर उठा रहा था, पानी में फेंक रहा था, सब ठंडे पत्थर। करते करते 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर हो जाता है। और फिर ऐसा करते 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 उसको आदत हो जाती है, उसकी आदत में आ जाता है वो ठंडे पत्थर को उठा के पानी में फेंकना ऑटोमेटिकली। अब वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता है लेकिन उसकी आदत में आ गया, वो आदत में आ गया। तो ऐसे करते करते जब कुछ दिन हो जाते हैं, 10 15 20 दिन बीत जाते हैं, उसकी आदत में आ गया है, वो लगातार यही करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, सुबह से शाम तक। बोला एक दिन तो मिलेगा, एक गर्म पत्थर तो मिल ही जाएगा ना। तो एक दिन अचानक क्या होता है, 21वें दिन जाकर अचानक से एक गर्म पत्थर उसके हाथ में आता है और उसको रियलाइज भी हो जाता है कि ये गर्म पत्थर है। लेकिन क्या करे, इतने दिन में उसको आदत लग चुकी है पत्थर को उठाते ही ऐसे पानी में फेंकने की। तो जैसे ही वो गर्म पत्थर उसके हाथ में आता है तो उस गर्म पत्थर को भी वो ऐसे उठाता है और सीधा पानी में फेंक देता है। मौका आया जिंदगी में, बहुत बड़ा मौका आया, बहुत बड़ा मौका आया, जिंदगी को बदलने का मौका आया। स्वयं भगवान ने वो मौका आपको दिया और हमारी आदत की वजह से वो मौका हमारे हाथ से छिटक गया। और यही होता है 99% डायरेक्ट सेलर्स के साथ भी। उनकी ज़िंदगी में भी ये बहुत बड़ा मौका आया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मौका ही तो है। इससे बड़ा मौका है क्या हमारे ज़िंदगी में कोई और? ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका। हमारे खानदान में किसी को ऐसा मौका नहीं मिला अपनी ज़िंदगी को इतना तेज़ी से और इतना भयंकर तरीके से बदलने का। ये मौका हमको मिला है, लेकिन फिर भी हम में से 99% लोग अपनी पुरानी आदतों के गुलाम होने की वजह से इस मौके को छोड़ देते हैं। ये मौका हमारे हाथ से फिसल जाता है, ये मौका हमारे हाथ से फिसल जाता है हमारी पुरानी आदतों की वजह से। जो पुराने हमने जो सिस्टम बना लिए हैं, जो पुरानी आदतें बना ली हैं, जो पुराने जिस तरीके से हम ढल चुके हैं, उन तौर तरीकों की वजह से वो मौका हमारे हाथ में आकर भी हमारे हाथ से छिटक जाता है। तो इस बात पे गौर कर लो, इस बात को जरा ध्यान दे लो, सभी लोग इस बात को गौर करो, इस बात को ध्यान दो कि ये मौका कहीं आपके हाथ से छिटक ना जाए। आपके हाथ में है तो सही अभी ये मौका। जितने भी लोग अभी इस सेशन के अंदर में हैं, हम सभी के हाथ में इस समय है तो ये मौका, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पुरानी आदतों की वजह से हमारे हाथ से ये मौका फिसल जाए। तो हमारी उन पुरानी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उन पुरानी आदतों को। बट सवाल ये उठता है कि कैसे छोड़ें, कैसे छोड़े सर? चलो ठीक है, मान लिया कि पुरानी आदतें छोड़नी है, लेकिन कैसे छोड़ें? कैसे? तो कैसे छोड़े में कोई ऐसा मोटिवेशनल पेप टॉक नहीं है, कुछ बातें बता रहा हूँ, ये स्टेप्स को फॉलो करोगे
तो सारी पुरानी आदतों को, कोई भी पुरानी आदत है आपके जो आपको लग रहा है कि भैया ये आदत बदलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि आपको कौन कौन सी आदतें लगी हुई है। कई सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमने दूसरों से छुपा के रखी होती हैं, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी आदतें आपको लगी हुई हैं आपको पता है। अब उन्हें उन्हें ठीक कैसे करना है, सबसे पहली बात व्हाट टू डू। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो माहौल, इन्वायरमेंट चेंज करना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट चेंज कर दो। इन्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये मेरे को ना पहले ड्रिंकिंग करने की आदत है, माने कि अल्कोहल कंजम्पशन करने की मेरे को आदत है, इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा। ऐसे इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पर अल्कोहल अवेलेबल ही ना हो, आसानी से इजीली अवेलेबल ही ना हो। एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। आज के मतलब सेशन के अभी आखिरी पॉइंट की तरफ जब बढ़ेंगे तब आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ध्यान से देखना। और आप अभी सेशन में बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आपसे शेयर करनी है आप सभी लोगों से, तो सेशन में बने रहिएगा, एकदम से छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है। सबसे पहले तो माहौल चेंज करना ज़रूरी है। माहौल चेंज करो सबसे पहले तो, ठीक है, माहौल चेंज करो। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। देखो जब भी हमें कोई कोई बुरी आदत लगी होती है ना, मान लीजिए कोई लत लगी हुई है, तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिन ट्रिगर्स की वजह से हमारे अंदर वो आदत हमारी छूट नहीं रही होती उन ट्रिगर्स की वजह से, ठीक है। तो हमें उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई, माने कि किस चीज़ को, जैसे मान लीजिए किसी को अल्कोहल कंजम्पशन करने का एग्जाम्पल ले लो, तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि जब भी वो बोर्ड पे, साइन बोर्ड में अल्कोहल का बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट को देखकर उसको जो है उसको मन करने लग जाता है कि यार मैं भी पीऊँ। या कोई उसने जो है कोई ठेका देख लिया, कोई वाइन शॉप देख ली, उस वाइन शॉप को देखकर उसे लगता है यार एक बोतल उठा लेता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ एक बोतल, जाके पीऊँगा घर में। तो ये सारे क्या है, ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स। मान लीजिए किसी दोस्त के साथ किसी व्यक्ति को आदत है कि यार इस पर्टिकुलर दोस्त के साथ बैठकर जो है मैं पीता हूँ। अब वो जब भी उस दोस्त के साथ होता है तो दोनों में आपस में ड्रिंक करने का डिस्कशन हो ही जाता है। इस तरह के ये सारे हैं ट्रिगर्स हैं। जब तक ये ट्रिगर्स से आप बचोगे नहीं, इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और इन ट्रिगर्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। वो सारे लोग जिनके साथ आप बैठ के अल्कोहल कंजम्पशन करते आए हो, उनसे थोड़ा दूरी बना लो, ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ें करना ज़रूरी है। इसके बाद है डिक्लेयर कर देना अपने पूरे के पूरे सर्किल में। हम लोग कभी ठोक के अपनी बुरी आदतों के बारे में अपने सर्किल में ठोक के नहीं बोलते, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए भाई। जब हम मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, तो दारू पीने के बारे में अगर उसने अपने सर्किल में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नहीं, उनसे नहीं बताया होता, चलो नहीं बताया, लेकिन जब छोड़ने की बारी आ रही है तब आपको शर्माने की क्या जरूरत है। जब पीते वक्त नहीं शर्माए तो अब छोड़ने में शर्माने की जरूरत है क्या। अब छोड़ते वक्त गर्व से बोलो कि भाई छोड़ दी मैंने। ये डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये डिक्लेयर करोगे ना, तब आपके लिए और ज़्यादा मजबूरी हो जाएगा इस चीज़ को एक्चुअल में छोड़ना। तो उसे अपनी मजबूरी, उस चीज़ को छोड़ना अपनी मजबूरी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब अगर डिक्लेयर करने के बाद भी आपने नहीं छोड़ा तो आपकी रेपुटेशन, आपकी बात की वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग सोचेंगे कि यार ये तो ऐसा ही है, कुछ भी बोलता रहता है ना। तो वो आपकी इज्जत का सवाल आ जाएगा, इसीलिए डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो इसलिए डिक्लेयर करें। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, ये क्या आउट ऑफ टच तो नहीं चली गई ट्रेनिंग, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको एक बिगिनर से, आपको एक अच्छा फॉलोवर बनाने की ट्रेनिंग है, क्योंकि एक्चुअल ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी यहाँ से आगे, ठीक है। आप देखिए, आप चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बुरी आदत का कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है ना, कुछ ना कुछ उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो जो भी आपको बुरी आदत है उसके दुष्परिणामों को लिखो डायरी के ऊपर, एक पन्ना लो, एक पन्ने के ऊपर जो है, एक पन्ने में सारे के सारे दुष्परिणाम लिखो और दूसरे पन्ने में सारे के सारे उसको छोड़ देने के बाद जो आपको फ़ायदे होने वाले हैं
उस आदत को छोड़ने के बाद आपको जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो सारे फ़ायदे लिखो। एक तरफ आपने उस आदत की वजह से होने वाले नुकसान लिखे, दूसरी तरफ आपने उसको छोड़ने के बाद होने वाले फ़ायदे मिले लिखे कि अगर मैं इसको 6 महीने तक छोड़ दूंगा तो 6 महीने के बाद मेरा अंदर से इंटरनली मैं इतना बढ़िया हो जाऊंगा और मेरा जो है पहले से ज़्यादा मेरे फेस पे ग्लो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सब लिखो, और ये चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप इनको लिखते हो ना, उसके बाद आप जब इसको पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपकी हिम्मत बनी रहती है, आपकी हिम्मत एकदम से टूटती नहीं है। तो ये जो पुरानी आदतें हैं ना, ये अपने आप नहीं जाती, इनको 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 हटाने के लिए हमें इन आदतों को हटाने के लिए हमें जानबूझ के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा फॉलोवर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त टीम बने, तो आपको आज ये कष्ट उठाना पड़ेगा। सारी बुरी आदतों को एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा। पुरानी आदतों की गुलामी से, पुरानी बुरी आदतों की गुलामी से अपने आप को बाहर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इसके अंदर में एक फॉर्मूला होता है जिसको 20 सेकेंड रूल कहते हैं, जिससे कि आप बुरी आदतों को हटा सकते हो। तो एक स्टोरी है, एक फेमस ऑथर एंड स्पीकर हैं मिस्टर शॉन एकर। मिस्टर शॉन एकर साहब की एक रियल लाइफ स्टोरी है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। एक होता है 20 सेकेंड रूल। 20 सेकेंड रूल अपनाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। कैसे लाया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए क्या है, मिस्टर शॉन एकर जो है ना, वो एक बहुत फेमस ऑथर और बहुत ही फेमस स्पीकर तो है ही हैं, लेकिन उनको क्या है, म्यूज़िक का शौक़ है, उनको गिटार बजाने का शौक़ है। तो जब उनको गिटार बजाने का शौक़ तो था, लेकिन उन्हें गिटार बजाना आता नहीं था। तो गिटार बजाना सीखने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं डेली अपने काम से आने के बाद जैसे ही मैं घर में आऊँगा तो सबसे पहले मैं डेली गिटार बजाऊँगा। आधा घंटा 1 घंटा गिटार बजाऊँगा, गिटार की प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ही बाकी कुछ और करूँगा। अगले 21 दिन तक मैं लगातार यही करूँगा ताकि मैं गिटार अच्छे से सीख जाऊँ। अगले 21 दिन का उन्होंने कमिटमेंट लिया मिस्टर शॉन एकर ने कि मैं ये काम सबसे पहले करूँगा। तो पहला दिन हुआ, उन्होंने वही किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन तक उन्होंने ये काम किया, लेकिन 5वें दिन से उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने कमिटमेंट तो 21 दिन का लिया था, लेकिन 21 दिन का कमिटमेंट वो 4 दिन तक भी टिक नहीं पाए उस कमिटमेंट के ऊपर। 5वें दिन से क्या हुआ, 5वें दिन से उन्होंने, वो जब घर आए तो उन्होंने गिटार बजाने की बजाय सीधा टीवी ऑन करके टीवी देखना शुरू कर दिया 5वें दिन से। अब उन्हें ये पता तो था अंदर से कि मैं अपने आप से किया हुआ वादा ही तोड़ रहा हूँ, और उन्हें इस बात से गुस्सा भी आता था कि मैं अपने आप से किया हुआ वादा ही तोड़ रहा हूँ मैं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि वो मजबूर जैसा फील करते थे। जब भी वो घर आते थे तो गिटार बजाने की बजाय अपने आप ही उनका हाथ रॉक जो है टीवी के रिमोट की तरफ चला जाता था, और वो टीवी ऑन करके देखने लग जाते थे, टीवी ऑन करके देखने लग जाते थे। अब क्या करें, क्या सॉल्यूशन निकालें? तो वो उन्होंने बहुत सोचा, तो उन्हें एक बहुत ख़ास जानकारी पता चली। अब ध्यान से समझना क्या होता है ख़ास जानकारी। ऐसा क्यों हो रहा था कि उनका बहुत मन भी था गिटार बजाने का, वो बहुत सीखना भी चाहते थे गिटार, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था कि जब वो घर आते थे तो उनका हाथ गिटार की तरफ जाने की बजाय अपने आप टीवी के रिमोट की तरफ चला जाता था? ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जब वो घर आए और उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि वो अपने गिटार को हमेशा गिटार के कवर के अंदर रखते थे, और गिटार को कवर के साथ वो अलमारी के अंदर बंद रखते थे। अब होता ये था कि जब वो घर आते थे तो घर आने के बाद अगर उनको गिटार बजाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन्हें वो अलमारी खोलनी पड़ेगी, फिर अलमारी से उस गिटार को निकालना पड़ेगा, और फिर गिटार मतलब बैग के साथ फिर उसका बैग खोलना पड़ेगा उस गिटार का, तब जाके वो गिटार निकाला जाएगा, उसके बाद वो गिटार बजाया जाएगा। अब इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत थी, और इस प्रोसेस में 20 सेकंड से ज़्यादा समय लगता था। और दूसरी तरफ था रिमोट, उन्हें कुछ नहीं करना था, रिमोट सामने टेबल पर रखा रहता था, सिर्फ रिमोट उठाना था और बटन दबाना था, जिसमें उनको मुश्किल से 5 सेकंड लगते, यानी कि 20 सेकंड से कम समय लगते। तो उनको ये जानकारी पता चली
कि अगर हम जानबूझकर जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज करने की ज़रूरत है कि उस काम को करने में हमें 20 उस काम को स्टार्ट करने में हमें 20 सेकंड से भी कम समय लगे, और जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं उन्हें हमें कुछ इस तरीके से रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा वो काम करने का मन हुआ भी तो भी हमें उस काम को स्टार्ट करने में कम से कम 20 सेकंड से ज़्यादा का समय लगे। तो मिस्टर शॉन जो थे उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि उन्होंने प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। उन्होंने जहाँ पर टेबल पे रिमोट रखा रहता था वहाँ पर उन्होंने गिटार रख दिया, ठीक है, और जो रिमोट था टीवी का रिमोट, उसको उन्होंने क्या किया, टीवी के रिमोट के सेल निकाले, सेल कहीं और रख दिए, रिमोट कहीं और रख दिया अलमारी के अंदर। अब अगले दिन से क्या हुआ, अब समझ रहे हो, अगले दिन से क्या, ये जो चेंज कर दिया मिस्टर शॉन एकर ने, इस चेंज की वजह से अगले दिन से क्या हुआ, जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसे तो उन्हें पता है कि अगर मुझे टीवी ऑन करनी है तो पहले मुझे वो सेल उठा के लाना पड़ेगा, फिर वो मुझे रिमोट लाना पड़ेगा, फिर वो मुझे सेल जो है वो रिमोट में डालना पड़ेगा, तब जाके टीवी ऑन होगी। लेकिन अगर मुझे गिटार बजाना है तो गिटार सामने रखा हुआ है, उठाया बजाया। और उस दिन के बाद से जब भी वो घर आते थे, रोज घर आने के बाद गिटार बजाते थे, रोज घर आने के बाद गिटार बजाते थे। इसको कहते हैं अपनी आदतों को चेंज करने का 20 सेकंड का रूल। क्या है ये? अपनी आदतों को चेंज करने का 20 सेकंड का रूल। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत छोड़नी है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सिगरेट तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगे। अगर सिगरेट का पैकेट आपके जस्ट बगल में रखा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिगरेट का पैकेट, कि वो आप सिगरेट आपसे छूट जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको कुछ ऐसा करना, अगर आपको सिगरेट पीने की आदत छोड़नी है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सिगरेट तक पहुंचने में 5, 7, 8, 10 मिनट लगे, किसी एक सिगरेट तक पहुंचने में भी। मतलब सिगरेट की दुकान भी आपसे दूर पर होनी चाहिए कि आपको सिगरेट की दुकान तक जाने में भी टाइम लगे। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली सिगरेट पीने की आदत आपकी छूटेगी, और आपको सिगरेट पीने के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी आदत की तरफ जानबूझ के अपने आप को डालना पड़ेगा जो आदत डालना ज़रूरी है। और उस आदत के लिए आपको चीज़ें आसान बनानी पड़ेंगी। जैसे आपको बुक अपने बगल में रख ली, आपने कोई भी बुक है, मान लीजिए आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, तो बुक आपके हाथ की पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है तो जो बुक्स हैं, बुक्स आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। आप पूरे घर के अंदर जिस जगह पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, मान लीजिए आप घर के अंदर आपका जो हॉल में जो सोफ़ा लगा हुआ है, उस सोफ़े पे आप काफ़ी समय बिताते हैं, तो उस सोफ़े के जस्ट बगल में वहाँ पर आपकी बुक्स रखी होनी चाहिए, ताकि बिना एफर्ट के आप बुक तक एक्सेस कर सकें। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको आदतें डालनी है तो। इसको कहते हैं 20 सेकंड का रूल। जिन चीज़ों की आदतें डालनी हैं, जो भी काम करने की आदतें डालनी हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि उन कामों को स्टार्ट करने के लिए आपको 20 सेकंड से ज़्यादा समय ना लगे। और जिन चीज़ों की आदतें आपको छोड़नी है, कुछ ऐसे सिस्टम बनाइए कि उनको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, उनको स्टार्ट करने में। मान लीजिए आपको मिठाई खाने की आदत है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि उस मिठाई को, अगर आप छोड़ना चाहते हैं मिठाई खाने की आदत को, तो आपको मिठाई तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगना चाहिए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए जानबूझकर। अपने आप कुछ नहीं होता, जानबूझकर करना पड़ता है दोस्तों। समझ में आया? और अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। आपको बताया गया था कि ये जो रेड ट्रेनिंग है ये 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसा बताया गया था ना, लेकिन ये जानकारी गलत थी। सही जानकारी ये है दोस्तों कि रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंड दिस इज द एंड ऑफ डे 1। रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम
2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब ये बात हमने आपको पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपको कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करी जाएं, क्योंकि यहाँ पर से अब जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके पार्ट 2 में जो डिलीवर होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल गैदर अगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज RED इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि आपने टिकट खरीदा बाहुबली पार्ट 1 देखने का और बाहुबली पार्ट 2 आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? यहाँ से आगे की ट्रेनिंग दोस्तों कल होगी सेम टाइम के ऊपर, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सीक्रेट थी, इसीलिए लास्ट तक इसको बचा कर रखा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेकंड पार्ट में सिर्फ वही लोग हों जो आज फर्स्ट पार्ट में लास्ट तक टिके हुए हैं। समझ में आ गया? इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक रोका गया था। दिस इज द एंड ऑफ डे 1। और आज के दिन, आज की ट्रेनिंग में डे 1 में हमने देखा कि हमें बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, हमें बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, हमें बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। ये पूरी ट्रेनिंग अब आधी पार्ट पे आ चुकी है, यानी कि आप इसको मध्यांतर समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ये इंटरवल है इस पूरी ट्रेनिंग का। एक्चुअल में हमने आपको बताया था कि ये 90 से 100 मिनट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये हमने आपको ऐसा बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कम से कम 3.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और 3.5 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार जो इसकी फीस होनी चाहिए थी आपसे, उसके कंपैरिजन में कुछ भी अमाउंट नहीं लिया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर अंत तक टिके कौन हुए हैं। जितने लोग इस समय यहाँ पर टिके हुए हैं, लगभग 260 से ज़्यादा लोग इस समय इस सेशन के अंदर टिके हुए हैं, यही वो सबसे खास लोग हैं जिनको हम टारगेट कर रहे थे। यही वो सबसे खास लोग हैं, और आगे भी इन्हीं खास लोगों के साथ ही हम काम करेंगे। बाकी किसी भी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं, ये चीज़। अब कल इस ट्रेनिंग का होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हाउ टू बिकम अ गुड फॉलोवर पे बात होगी। हाउ टू स्टार्ट, अपने बिजनेस को एक राइट स्टार्ट कैसे दें, एक सही किक स्टार्ट इस बिजनेस को कैसे देना है, शुरुआत कैसे सही होगी इस बिजनेस की, उसके ऊपर हमने आज बात करी। और अब कल हम बात करेंगे बाकी का 50%। पहला 50%, राइट बिगिनिंग इज गारंटी ऑफ 50%, 50% गारंटी ऑफ सक्सेस। राइट बिगिनिंग इज 50% गारंटी ऑफ सक्सेस, जो कि हमने आज समझा। अब हम कल समझेंगे बाद का दूसरा वाला 50%, कि आप कितने बेहतर फॉलोअर हैं, ये चीज़। तो बेहतर फॉलोवर, एक बढ़िया दमदार ज़बरदस्त फॉलोवर कैसे बनना है, एक मतलब हार्डकोर वाला फॉलोवर कैसे बनना है, क्या आपका एटीट्यूड, क्या आपका माइंडसेट, क्या आपकी आदतें होनी चाहिए, क्या आप किस तरह का आपका रवैया क्या होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें कल डिस्कस की जाएंगी। तो कल का ट्रेनिंग सेशन आपके अब तक के करियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, ठीक है। सेम टाइम पर होगा, रात को 8 बजे एग्जैक्ट सेम टाइम पर होगा, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए वो तो है ही है, क्योंकि आप सभी लोगों ने एंट्री फीस दी है, तो आप सभी लोगों के लिए है। तो कल के सेशन में बिल्कुल आइएगा। इससे आगे की ट्रेनिंग कल शाम को रात को 8 बजे हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और शाहरुख खान साहब यहाँ पर आप सभी लोगों से एक ही बात कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल शाम को, तो मिलेंगे ही, उससे पहले दोस्तों कल सुबह 6 बजे MLM का सत्संग का नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह MLM का सत्संग के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।